हेलो एवरीवन, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज सबके दिमाग में यही चल रहा है, आईटी के रिजल्ट्स आने वाले हैं, बट अब आईटी का क्या करें। बहुत सारे एफएक्यूज आप सबके दिमाग में होंगे, मेरे दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो मैंने उन सबकी एक लिस्ट बनाई कि ये इन्फ्लेशन, रिसेशन, वॉर, एट्रिशन, स्लगिशनेस, Q3 के नंबर्स, इन सब का क्या इम्पैक्ट होने वाला है आईटी सेक्टर के ऊपर, एंड हु बेटर देन परिमल सर कैन गाइड अस ऑन ऑल दीज पैरामीटर्स। तो इस वीडियो में सारे ही क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे, तो डू स्टे टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। इससे पहले हम वीडियो शुरू करें, डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कूपन कोड हैप्पी न्यू ईयर, बिकॉज न्यू ईयर आ रहा है, डिस्काउंट कूपन तो बनता ही है, जिसपे आपको मिलेगा 50% तक का डिस्काउंट हमारे सभी मॉडल पोर्टफोलियोज पे। डू विजिट आवर वेबसाइट एंड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी नाउ। सो सर, आईटी सेक्टर में अभी जब हम बात कर रहे हैं ना, तो ये जो ओवर वैल्यूएशन है, रिसेशन है, एट्रिशन है, आईटी सेक्टर के एट्रीब्यूट्स बन चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बन चुके हैं। तो हम आईटी सेक्टर को अब इस सिचुएशन में कैसे देखें? सी, आई थिंक फर्स्ट पॉइंट जो ओवर वैल्यूएशन का आपने बोला है, तो देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ करेक्शन व्हिच हैज हैपेंड इन आईटी इंडस्ट्री। अब उस करेक्शन को हम 1 और 3 साल के वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो वैल्यूएशंस आर लुकिंग अट्रैक्टिव, बिकॉज 1 और 3 साल के मीडियन पी रेशियोज से जो नंबर्स है अभी के करंट वैल्यूएशन के नंबर्स आर लेसर। बट 1 और 3 साल में इतना ज्यादा ओवर वैल्यूएशन क्यों हुआ मिला था इस इंडस्ट्री को? तो उसके पीछे की रीजन है कि पैंडेमिक के बाद बहुत सारे लोगों को लगा कि ये जो डिजिटलाइजेशन है इसमें आईटी इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, विच इज नॉट रॉन्ग। बट जो ग्रोथ 10 साल में होने वाली थी वो 3-4 साल 5 साल में हो जाएगी, ये जो एक्सपेक्टेशंस बिल्ड किए गए थे वो कहीं ना कहीं खरे नहीं उतर रहे। एंड दैट्स व्हाई व्हेन सच काइंड ऑफ थिंग्स हैपन, सो ऑब्वियसली बहुत प्रीमियम या ओवर वैल्यूएशन पे जब कोई सेक्टर जाता है तो उसको मार पड़ती है। एंड देन व्हाट हैपेंड? देन हैपेंड अबाउट जो रेसेशन और एट्रिशन की आप बात कर रहे हो। सो अब एट्रिशन क्यों आया? बिकॉज आपने एक सेक्टर को, एक डिफेंसिव सेक्टर को ग्रोथ सेक्टर में कन्वर्ट किया। Correct. तो ऑब्वियसली अब वो सेक्टर में काम करने वाले लोगों को तो लगेगा ही ना कि यार ये तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। तो सारी कंपनीज को लगने लगा यार बहुत ज्यादा शायद अपने को वर्कफोर्स लग सकता है, नए नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, तो लेट्स स्टार्ट हायरिंग। अब हायरिंग तो ऐसा नहीं कि फ्रेशर्स को हायर करके आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ले सकते हो, तो आपको एक्सपीरियंस लोगों को हायर करना पड़ा। सो जब एक्सपीरियंस लोगों को आप हायर कर रहे थे तो हर कोई एक दूसरे के एम्प्लॉइज को ही हायर कर रहा था, एंड दैट्स व्हेन दिस एट्रिशन प्रॉब्लम स्टार्टेड। सो जब आपको 20, 25, 30, 40, 50, 100%, 150%, 200% तक अगर हाइक्स मिलते हैं तो ऑब्वियसली लोग छोड़ने ही वाले थे। मतलब मेरा एक जो फ्रेंड है आईटी इंडस्ट्री में काम करता है, तो जब इंटरव्यू के लिए लोग आते थे तो वो बोलते थे सर मतलब टेक्निकल क्वेश्चन बाद में, पहले मेरे पास ये 4 ऑफर्स है, आप बताओ कि आप कितना दे रहे हो, कि आप सैलरी मैच कर सकते हो या नहीं। सो दोज वर द डिस्कशंस व्हिच वर हैपनिंग, एंड दैट्स व्हाट। सो अब ये क्यों? अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ जियोपॉलिटिकल टेंशन, उसके बाद हुआ क्वांटिटेटिव ईजिंग, जो इंटरेस्ट रेट कट्स उन्होंने किए थे, जो पैसा मार्केट में इन्फ्यूज किया था, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया तो उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़े तो रेसेशन या स्लो डाउन की बातें आ गई। सो एवरीथिंग इज लिंक्ड ओवर हियर। सो जब ये रेसेशन की बातें बहुत ज्यादा शुरू हो गई, जब मार्केट्स गिरने शुरू हो गए, तो उसमें जिस सेक्टर को बहुत ज्यादा वैल्यूएशन मिला था वो सेक्टर करेक्ट होने ही वाला था, एंड दैट्स व्हाट हैज हैपेंड विद आईटी सेक्टर। तो सर, हम सबको पता है दैट इंडिया का जो आईटी सेक्टर है वो वेस्टर्न कंट्रीज मतलब कि यूएस एंड यूरोप पे बहुत डिपेंडेंट है, एंड हमें ये भी पता है एज ऑलरेडी सेड कि वहाँ पे इन्फ्लेशन एंड रिसेशन की प्रॉब्लम्स चल रही है। तो वो स्लगिशनेस आईटी सेक्टर में हमें दिख रही है, बट वो कितनी देर रहेगी? अब हम क्या करें उसका? सी, आई थिंक अगर आप एलोकेशन देखते हो जो बिजनेस आ रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड से, सो अराउंड 55 to 60% बिजनेस जो आता है वो यूएस से आता है, राइट, एंड अराउंड 25 to 30% बिजनेस जो आता है वो यूरोप से आता है। अब यूएस में रेसेशन आएगा, इसके चांसेस है, बट रेसेशन कितना प्रोलॉन्ग रहेगा दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। तो हो सकता है वहां पे 1, 2, 3 क्वार्टर का रेसेशन लगे, बट उसके बाद स्लो डाउन थोड़ा सा हो सकता है वहां। बट यूरोप इज मतलब क्लियर नजर आ रहा है कि दिस रेसेशन प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी देयर, and it can be there for 1, 2, 3, 4 years also. That's what people are suggesting. Unless ये रशिया से ऑयल एंड गैस लेना फिर से एक बार शुरू कर दे और फिर एनर्जी प्राइसेस अगर कंट्रोल में आ जाएगी तो बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्व हो सकते हैं। तो अब देखते हैं कि वो कॉमन सेंस प्रिवेल होता है, नहीं होता है, सॉल्यूशन निकलता है, नहीं निकलता है। सो अब यहाँ आपको ये देखना होगा कि यूएस पे कितना, यूएस में रेसेशन कितना
aggressive होता है. So that is the thing. So but when there are uncertainties and that's when the problem starts. So यहाँ जो discretionary spending होती है कंपनीज की, नॉर्मली ये जो बिजनेसेस आता है, आईटी का बिजनेस जो मिलता है इन कंपनीज को, तो वो मिलता है फॉर्च्यून 500 कंपनीज से. Correct. अब इसमें अगर मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, ये सेक्टर्स आप देखोगे तो सबने अपने अर्निंग्स के एस्टिमेट्स को कम किया है. सो अगर आप अर्निंग्स के एस्टिमेट्स को कम कर रहे हो तो ऑब्वियसली जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग होगा आपका वो आप कम करने वाले हो. विजा विज एनर्जी एक ऐसा सेक्टर, या फिर बीएफएसआई जहां पे बहुत सारा कॉस्ट कटिंग हो सकता है, तो वहां पे आईटी इंडस्ट्री थोड़ा सा अच्छा काम कर सकती है. तो बीएफएसआई व्हिच इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर, एनर्जी जो अब बन सकता है, बिकॉज एनर्जी पे हमने देखा है जिस तरीके से मतलब ऑयल भी हो, ऑयल सेक्टर भी उसी को हम उसमें कंसिडर करेंगे, प्लस रिन्यूएबल एनर्जी पे भी बहुत ज्यादा फोकस है. तो वो दो सेक्टर्स है जो सपोर्ट कर सकते हैं आईटी को. अब सारा दारोमदार इसी चीज पे है कि कौन कितना डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग करता है. सो ऑब्वियसली देयर विल बी अनसर्टेनिटीज इन दैट, and that's when there are uncertainties, then markets behave little irrationally. So वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा डिलेमा अभी भी है मार्केट में. सो देखते हैं, मतलब थोड़ा डिस्कस करेंगे उस पे भी, आई थिंक फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. सर कई वर्ड्स ना ऐसे डिक्शनरी में होते हैं जो एग्जिस्ट तो करते हैं पर हमें उनका मतलब तभी पता चलता है जब वो इन ट्रेंड आते हैं. एंड आईटी के लिए वो वर्ड था एट्रिशन. आईटी में जब एट्रिशन आया उससे पहले लोगों को शायद पता भी नहीं था कि एट्रिशन है क्या. अब एट्रिशन की प्रॉब्लम तो हमें समझ में आ गई कि क्यों हुआ, बट अब करंटली क्या सिचुएशन है उस एट्रिशन की? सी आई थिंक जो है ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट से जो बात होती है, स्पेसिफिकली दोज हु आर इन्वॉल्वड इन हायरिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, तो वहां पे ऐसा बोल रहे हैं कि अब अगर पहले कैसे होता था, कोई छोड़ के जा रहा है तो उसको रिटेन करने के लिए कोशिश होती थी, या फिर नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो हायरिंग हो, ट्रेनिंग हो, इस पे फोकस होता था. तो अभी फ्रेशर्स की हायरिंग पे कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है. आई थिंक दैट इज स्टिल एज पर प्लान्स चल रहा है. बट लेटरल हायरिंग जो है, जिसको आप ज्यादा पैसे देते हैं, या फिर आपका कोई अच्छा एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है, बहुत मतलब एंड एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय, अच्छा मतलब एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, तो अब रोकने के लिए काउंटर ऑफर्स नहीं दिए जा रहे. बोल रहे भाई जाना है क्या, ठीक है जाओ. सो ये बहुत बड़ा चेंज लास्ट 3-4 महीनों में आया है. पहले ऐसा नहीं हो रहा था कि कोई छोड़ के जा रहा है तो बहुत कोशिश हो रही थी कि भाई उसको रिटेन किया जाए. बट नाउ थिंग्स हैव स्टार्टेड सेटलिंग डाउन. सो अब अगर कोई आईटी इंडस्ट्री का कोई देख रहा है हमारा ये वीडियो, तो इट्स बेटर कि अभी बार्गेन ज्यादा ना करे तो भी अच्छा रहेगा. कि अगर अच्छा मिला है आपको ऑफर तो ले लो और चुपचाप बैठो, मतलब उसमें ऐसी सिचुएशन है. तो द प्रॉब्लम विल स्टार्ट गोइंग डाउन नाउ. एंड मार्जिन्स जो है, जो 2.5% से लेके 4.5% तक इम्पैक्ट हुए थे बड़ी कंपनीज को, तो शायद अब कंपनीज विल स्टार्ट फोकसिंग मोर ऑन द मार्जिन इंप्रूवमेंट. तो जब मार्जिन इंप्रूवमेंट पे बात आएगी तो कहीं ना कहीं पैकेजेस को कंट्रोल किया जाएगा. सो ये जो चर्निंग है ये कम होगी और ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट एट्रिशन पे लोअर लेवल पे हो सकता है. ठीक है सर. जनरली जब भी हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कौन सा सेक्टर अच्छा सेक्टर है इन टर्म्स ऑफ कि लॉन्ग टर्म में जो हमें बेनिफिट देगा. देयर इज नो डाउट दैट आईटी इज अ लॉन्ग टर्म वाला सेक्टर, बट अभी की स्लगिशनेस को देखते हुए is it not ideally correct to say कि हमें other sectors देखने चाहिए who will show better growth in times to come? See, I think there is a lot of uncertainty in predicting sector movements. See, जब बैंकिंग सेक्टर चला था तो उसको भी बहुत सारे क्वेश्चंस हुए थे पहले भी एक बार. मतलब जब एक्चुअली बैंकिंग सेक्टर लास्ट 1 साल में चला है, तो उसके पहले कोविड ने बहुत सारे क्वेश्चन मार्क रेज किए थे उस सेक्टर को. एक चीज याद रखनी होगी कि ऑटोमेशन हो, डिजिटलाइजेशन हो, ये क्लाउड की चीजें हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या मशीन लर्निंग हो, तो ये चीजें यहाँ से बढ़ने ही वाली है. आई विल नॉट से दैट कि द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रहेगा. हो सकता है एक आध दूसरा जो सेगमेंट है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकता है. एंड दीज कंपनीज आर नॉट फोकसिंग ऑन वन सेगमेंट. तो ये डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस चलाती है कंपनीज. सो व्हाट आई फील कि एक लोअर डबल डिजिट ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे अर्निंग्स की ग्रोथ, तो ये सेक्टर बहुत सही खरा उतरता है उस पर. Okay. अब बिल्कुल इसको अवॉइड ही करना चाहिए कि आई विल नॉट से दैट कि नहीं उसको अवॉइड कर दो. जब उसको बहुत ज्यादा ग्रोथ सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा था, सो दोज वर द टाइम्स कि पीपल वुड हैव बिकम कॉशियस. We have been criticized a lot by our followers कि आप IT सेक्टर में एलोकेशन नहीं ले रहे हो, and we missed on that. and जब करेक्ट हुआ ये सेक्टर,
तो बहुत सारे लोगों ने बोला अच्छा हुआ सर हमने नहीं लिया एलोकेशन, बिकॉज बेचारा रिटेल इन्वेस्टर की एंट्री ही जब बहुत यूफोरिया होता है तो बात होती है। एंड प्रॉब्लम भी ये हो जाता है कि अब बहुत सारे लोगों ने एंट्री ली और अभी उनको लग रहा है अरे यार ये तो करेक्ट हो गया, अब मैं निकल जाऊं क्या। So, मुझे ऐसा लगता है इस एंगल से देखना बहुत गलत है। आपने जो एक्सपेक्टेशन से इन्वेस्टमेंट किए थे आईटी सेक्टर में, दोज वर क्वाइट इरेशनल, बट नाउ लुकिंग एट द वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव, जो लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नजदीक ये जाके बैठा है ये सेक्टर, तो आई फील कि एक स्टैंडर्ड एलोकेशन इन आईटी सेक्टर जो होना चाहिए एक पोर्टफोलियो में, आई थिंक दैट पीपल कैन कंटिन्यू। एंड देयर आर स्टॉक स्पेसिफिक, अगर आप देखोगे कि जिसका एलोकेशन टुवर्ड्स यूरोप थोड़ा कम है, जिसका एलोकेशन टुवर्ड्स मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ थोड़ा कम है, तो आई थिंक दोज विल बी दी काउंटर्स। तो थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स हो सकते हैं यहाँ पे। यू नीड टू लुक एट द गाइडेंस ऑल्सो जो कंपनीज दे रही है, कि गाइडेंस में कितना कॉशियस हो रहे हैं वो लोग। तो ये सारे फैक्टर्स अगर हम देखेंगे तो देयर विल बी गुड कंपनीज व्हिच कैन बी फाउंड विद इन आईटी सेक्टर, नो डाउट अबाउट दैट। सो ये तो हो गया विद इन द आईटी सेगमेंट, जिसने आईटी में अगर इन्वेस्ट करना है, सो दिस इज द आउटलुक उस इंडिविजुअल का होना चाहिए। बट व्हाट अबाउट दोज इन्वेस्टर्स जो ऑलरेडी आईटी में इन्वेस्टेड हैं, अब वो क्या करें? सो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपने अगर 100 रुपए इन्वेस्ट किया है और उसकी वैल्यू से सपोज 80 रुपए हो गई या फिर 85 रुपीज हो गई है, तो ये सोचना बहुत गलत होता है। नॉर्मली लोग बोलते हैं सर एक बार ब्रेक इवन हो जाए तो मैं निकल जाऊँ। हाँ, राइट। सो ये हम बहुत गलत सोच है। हमेशा ये सोचिए कि भाई अब मेरी वैल्यू क्या है, 85 रुपीज। अब इस 85 रुपीज से मुझे कौन सा सेक्टर अच्छा ग्रोथ दे सकता है, तो उस एंगल से आपको सोचना है। जब भी इन्वेस्टमेंट में आपको लगेगा कि आप कैपिटल को वापस लाने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर उसका एवरेज कर रहे हो, तो यू आर इन रॉन्ग इन्वेस्टमेंट मोड। तो ये बहुत जरूरी है। तो नेवर थिंक अबाउट दैट कि 10 रुपए 100 रुपए पे इन्वेस्ट किया था, अब 85 है, अब क्या करूं। इट्स ऑल अबाउट अभी उसकी वैल्यू 85 है, अब 85 से मुझे कौन ग्रोथ दे सकता है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप सोचोगे तो आईटी इज वन सेक्टर 85 को एक रीजनेबल ग्रोथ देने की कैपेसिटी वो रखता है। बट अगर आप ये सोच अरे नहीं यार मैंने तो 100, तो इसका मतलब क्या हुआ? इट हैज नो मीनिंग। जब भी लोग मेरे पास आते हैं सपोज पोर्टफोलियो लेके, तो जब डिस्कशन होते हैं तो बोलते हैं अरे सर हमने 2 करोड़ किया था बट उसका वैल्यू अभी 170 है ना। सर अभी आपका वैल्यू 170 है, उस पे हम डिस्कशन शुरू करेंगे। करेक्ट। 2 करोड़ का 170 हुआ, इसका कोई लॉजिक नहीं है अभी उस पे डिस्कस करने का। इट्स ऑल अबाउट कि अभी अपने पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइज कैसे किया जा सकता है। So that's the bottom line of a discussion. That's how you should build your portfolio, क्योंकि वो आपका बेस है अभी। दो था, अब उसका मतलब नहीं है कुछ। ओके, तो सर लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि इन्फोसिस ने अपने रिजल्ट्स की जो डेट है वो दे दी है कि 12 जनवरी को। एज वी ऑल नो कि आईटी सेक्टर के रिजल्ट सबसे पहले आते हैं, तो अब हम जो हमारा Q3 है उसमें आईटी सेक्टर के रिजल्ट्स से क्या एक्सपेक्ट करें? आई थिंक एक्सेंचर के रिजल्ट्स आ चुके हैं। एक्सेंचर ने बहुत ही कॉशियस अप्रोच लिया है। गाइडेंस को भी उन्होंने कोई चेंज नहीं किया, वही सेम लोअर गाइडेंस ही उन्होंने रखा है। सो माना जा रहा है कि पूरा आईटी सेक्टर ही वैसा ही कॉशियस अप्रोच दे सकता है। एक दूसरी कंपनी आउटलायर हो सकती है, बट ओवरऑल ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक कॉशियस ही रहेंगे ये लोग, बिकॉज रेसेशन हैज जस्ट स्टार्टेड इन यूरोप, इट कैन स्टार्ट इन यूएस सून। सो अब उसका तो उस एंगल में मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा ब्रेव फेस रखेगा और गाइडेंस को कोई चेंज करेगा। सो आई थिंक कॉशियस ही रहेंगे ये लोग। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू अब वो cautiousness will decide the short term movement of that stock. Right. So you can get good opportunities. So watch this space quite closely. We need to look at the attrition numbers. We need to look at the new deal wins these companies are having. We need to understand the margin improvement also. तो ये सारी चीजें अगर हम देखेंगे तो उस हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक ये कॉल्स लिए जा सकते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द आईटी इंडस्ट्री। एंड आपको एंड में ये भी पता लगा कि जब Q3 के नंबर्स आएंगे तो कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको हमें एनालाइज करना है ताकि वी कैन मेक अ बेटर कॉल इन सिलेक्टिंग द स्टॉक्स और बीइंग स्टेइंग इन्वेस्टेड इन दिस। ऑल्सो ये जो हमारा इनिशिएटिव है ऑफ गाइडिंग यू ऑन वेरियस सेक्टर्स दैट वी डू, अगर आपके पास भी कोई ऐसा इंडस्ट्री है या टॉपिक है जिसमें आप चाहते हो कि परिमल सर या गौरव सर आपको उन पे गाइड करें, आपके भी कुछ FAQs हैं, प्लीज उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही FAQs को क्यूरेट करके एक नया वीडियो ला सके। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।